मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और मंच के सामने बैठे सभी वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें, सबको मैं प्रणाम करता हूं। जो हमसे छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन हम घड़ी इसलिए देख रहे थे कि आजकल सिटिंग पावर, लिसनिंग पावर थोड़ी कम हो गई है। लोग अपने घर में जहां बढ़िया सोफा लगा हुआ है वहां पे भी 2 घंटे नहीं बैठ पाते नॉन स्टॉप। जहां सामने टीवी है, घर में चाय आ रही है, फिर भी 2 घंटे बैठ के आजकल लोग विद फैमिली फिल्म नहीं देख पाते। तो हमें चिंता आप लोगों की थी कि आप लोग 1 घंटे हो चुका है और अभी कार्यक्रम शुरू होगा तो 1 घंटे और चलेगा, तो मुझे आप लोगों की चिंता थी। राजेश चेतन जी हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, और अब तो लगता है पूर्व जन्म का कोई रिश्ता भी है। और वैसे भी मैं उपाध्याय हूं, बहुत सारे लोग मुझे जैन समझते हैं, क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो जैन संप्रदाय में सेकंड टॉप जो धर्मगुरु होते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे जैन ही समझते हैं। पहले मैं इंजीनियर था, मारुति में था, तो जापानियों के साथ काम करने का मौका मिला। वहां से मैंने एक चीज सीखी, और जो हमने उनसे सीखा शायद मेरा ला करने का कारण भी वही रहा। हमने एक चीज सीखी कि जापानी हर समस्या में 5 बार व्हाई लगाते हैं। सड़क टूटी, व्हाई। मटेरियल खराब था, व्हाई। कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल कम लगाया, क्यों? व्हाई। वो जेई वही ने कमीशन उससे ज्यादा ले लिया, 20-30% ले लिया, उसने मटेरियल में कटौती कर दिया, व्हाई। हर समस्या का व्हाई व्हाई करते। किसी ने आत्महत्या किया, व्हाई। बेरोजगार था, व्हाई। उसको मंथली जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसा आता है वो नहीं मिला, व्हाई। हर समस्या का। सन 2000 में मैंने ये व्हाई व्हाई एनालिसिस शुरू किया, जो अखबार में, वैसे तो पूरा अखबार समस्याओं से भरा होता है, लेकिन उसमें टॉप की 1-2 समस्याओं को मैं लिखता था, फिर उसकी व्हाई व्हाई एनालिसिस करता था। पिछले 24 साल में मुझे यह समझ में आया कि भारत में जो भी समस्याएं हैं ये सब मानव निर्मित हैं। हम किसी दैवी समस्या से परेशान नहीं हैं। हम भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी की दी हुई किसी समस्या से परेशान नहीं हो। भगवान हमें समस्या देते भी नहीं। जो समस्याएं हैं वो किसकी हैं? मानव निर्मित। ये जरा फोन साइलेंट कर ले भैया। वैसे आपका बजता भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपने रबड़ी खिलाई है। हम जिन समस्याओं से परेशान हैं वो सब मानव निर्मित है, और मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। मेरे साथ बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। अगर वो समस्या भारत में है और पूरी दुनिया में नहीं है, इसका मतलब वो लाइलाज समस्या नहीं है। अगर भारत में अवैध घुसपैठ होती है, सिंगापुर में नहीं होती है, इसका मतलब घुसपैठ लाइलाज समस्या नहीं है। अगर भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण होता है लेकिन दुबई में अवैध निर्माण नहीं होता, इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है। अगर भारत में धर्मांतरण होता है, चीन में धर्मांतरण नहीं होता, इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है। अगर भारत में ड्रग स्मगलिंग फैलती जा रही है, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है नशे से, लेकिन सिंगापुर में ड्रग का एक नामलेवा कोई नहीं है, इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है। और 2 डॉक्टर बैठे, कितने डॉक्टर हैं इधर? अच्छा, 3 डॉक्टर बैठे हैं। ज्यादा है, ज्यादा बैठे। हाँ, बीमारी डॉक्टर ठीक करता है कि दवा ठीक करती है? जोर से बोलिए जरा, कौन ठीक करता है?
डॉक्टर बहुत अच्छे हो और दवा घटिया हो, बीमारी ठीक होगी डॉक्टर साहब? दवा नकली हो, ठीक होगी क्या? नहीं। जैसे ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। डॉक्टर अच्छा हो, दवाई घटिया हो, शरीर स्वस्थ नहीं होता। मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, बिल्डिंग अच्छी नहीं बनती। खाना बनाना बढ़िया आता हो, बहनें बैठी हुई हैं, आपका तेल मसाला घटिया हो तो भोजन अच्छा नहीं बनता। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया होते हैं तब तक कोई भी समस्या खत्म नहीं होती और लगातार वो बढ़ती जाती है। जैसे आज आपको बुखार है, आज आप दवाई ले लेंगे तो केवल 2 टैबलेट खाना पड़ेगा, क्यों डॉक्टर साहब? पैरासीटामॉल, एक आध एंटीबायोटिक। लेकिन आपने अगर तुरंत जिस दिन बुखार हुआ उसी समय दवा नहीं खाई और आपने उसको 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया तो टाइफाइड भी हो सकता है अपने आप ठीक भी हो जाए, बुखार उतर भी हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है निमोनिया हो जाए, यह भी हो सकता है टाइफाइड हो जाए, हो सकता है समस्या बढ़ती चली जाए। तो जैसे दवाई घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, ऐसे कानून घटिया होता है, अराजकता बढ़ती है। भगवान राम कहां पैदा हुए? भारत में। भगवान कृष्ण भारत में। भगवान बुद्ध भारत में। भगवान महावीर भारत में। हनुमान जी भारत में, किष्किंधा। स्वामी दयानंद जी भारत में। जितने दिव्य पुरुष थे सब भारत में पैदा हुए। इसमें से कोई एक भी सिंगापुर में नहीं पैदा हुआ, कोई एक भी जापान में नहीं पैदा हुआ। तो फिर जापान में शांति क्यों है इतनी ज्यादा? समृद्धि क्यों है? खुशहाली क्यों है? अराजकता क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार वहां क्यों नहीं है? आतंकवाद क्यों नहीं है? अलगाववाद क्यों नहीं है? वहां पत्थरबाजी क्यों नहीं है? और सारे महापुरुष भारत में पैदा हुए। घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, थाने दलाली के अड्डे हैं, तहसील कमीशन खोरी का अड्डा है, जिले में न्याय बिक रहा है। क्यों? जापान में क्यों नहीं होता? वहां तो कोई नहीं पैदा हुआ। वो बेचारे जापानी यहां आते हैं विपासना करने। भारत में किसका राज है? जोर से बोलिए जरा। मोदी जी का? क्या बात कर रहे हैं। भारत में रूल ऑफ लॉ है, भारत में कानून का राज है और कानूनी घटिया है। जिसका राज है वही घटिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कानूनी घटिया होगा तो राज तो घटिया होगा ना। जहां राजतंत्र होता है वहां राजा अच्छा हो, तंत्र अच्छा चलता है। जहां लोकतंत्र हो, रूल ऑफ लॉ हो, कानून का राज हो, वहां जब कानून अच्छा होगा तब राज अच्छा चलेगा। पिछले 75 साल में 15 प्रधानमंत्री बदल गए, 15 राष्ट्रपति बदल गए, 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल गए। आपके भिवानी के थाने में दलाली बंद हो गई क्या? जरा जोर से बोलिए। आपके हवलदार ने, आपके लेखपाल ने, आपके कानूनगो ने, आपके थानेदार ने, आपके पेशकार ने, आपके पटवारी ने पैसा लेना छोड़ दिया क्या? नहीं। जापान में लेता है क्या कोई? नहीं। फिनलैंड में कोई लेता है क्या? नहीं। नीदरलैंड में कोई लेता है क्या? नहीं। यहां क्यों लेते? रामायण में उत्तरकांड में एक चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। डॉक्टर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जज अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, शिक्षक अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन उसी रामचरितमानस में एक और भी चौपाई है। पहले तो कहा सब नर करें परस्पर प्रीति, सब प्रीति करते हैं। आगे लिखा हुआ है भय बिन होए न प्रीति। आगे क्या लिखा हुआ है? तो प्रीति करने के लिए क्या होना चाहिए और किसका भय होना चाहिए? कानून का। चूंकि लोकतंत्र है तो भय किसका होगा? कानून का। और आज आपने टॉपिक रखा है राम राज्य और संविधान। इनफैक्ट भारत के संविधान का लक्ष्य ही है राम राज्य की स्थापना, और इसका कुछ लक्ष्य नहीं है।
अब राम राज्य के विस्तृत वर्णन उत्तरकांड में लिखा हुआ है, सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरस्मृत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब सुस्त नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना, न को अबुध न लक्षण ही ना। उत्तरकांड पढ़ेंगे तो आपको राम राज्य का पूरा वर्णन मिलेगा। तो जो कुछ रामचरितमानस में लिखा है ये सब तो था। अब भगवान राम पैदा भी यहीं हुए, तो स्वाभाविक सी बात है जो उत्तरकांड में लिखा है वो जापान में तो इंप्लीमेंट हो रहा है, जो उत्तरकांड में लिखा हुआ है वो सिंगापुर में तो इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन जो उत्तरकांड में लिखा हुआ है लिखने वाला भी यहीं, लिखवाने वाला भी यहीं, जिसने वो इंप्लीमेंट किया वो भी भारत में ही। तो भारत में क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है? तो भारत में क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है? क्योंकि भय बिन होए प्रीति। संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य को अगर 4 शब्दों में कहिए, मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ये 4 वाक्य ही राम राज्य है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब इन 4 वाक्यों में ये 4 के चारों वाक्य एक दूसरे के सप्लीमेंट है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है इन चारों वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दूसरा वाला, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना हो सकती है क्या? अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण हो सकता है क्या? और चूंकि भारत में लोकतंत्र है, अधर्म का नाश जनता लाठी लेके थोड़ी करेगी। आपके सामने कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, आप जानते हो ये विदेशी है, बांग्लादेशी है, आप उसको लाठियों से पीट सकते हो क्या? नहीं। अधर्म का नाश करना शासन की ड्यूटी है। लोकतंत्र में जो हमारे 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी स्तंभों का मुख्य उद्देश्य है राम राज्य की स्थापना। धर्म की जय हो यह समाज का भी कार्य है, लेकिन अधर्म का नाश हो इसमें समाज का कोई रोल नहीं। समाज का रोल केवल इतना है, उसको दिखाई पड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, 100 नंबर फोन कर दे, पुलिस आ जाए, बस। और थोड़ा सा रोल है, गवाही दे दे, बस। लेकिन उसको दंड देना, उसको पनिशमेंट देना, यह किसका काम है? तो अधर्म का नाश किसका काम हो गया? शासन का। अधर्म का नाश हो, अधर्म बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इसका मतलब शासन व्यवस्था अपने स्वधर्म के पालन में फेल हो गई। और हमने हर क्षेत्र में प्रगति किया, हर क्षेत्र में बड़े बड़े हाईवे, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, मिसाइल, अग्नि, ब्रह्मोस, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान, सब में प्रयास किया और सफल हो गए। लेकिन एक चीज जिससे देश चलता है उस पर प्रयास नहीं किया। जहां जहां लागत आती है वो सारे काम हुए, लेकिन जो काम फ्री में हो सकता था वो नहीं हुआ। मानते नहीं मानते? अरे हॉस्पिटल बनाने की लागत आती है, स्कूल बनाने की लागत आती है, हाईवे बनाने की लागत आती है, कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? और मुझे दुख है इस बात को कहने में, आज भी कानून के मामले में अभी हम वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाए। हमारा एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास है, हमारा हाईवे वर्ल्ड क्लास है, हमारा मंगलयान वर्ल्ड क्लास है, हमारा आदित्ययान वर्ल्ड क्लास है, लेकिन कानून के मामले में वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाए। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से यह प्रयास शुरू किया है। मैं पिछले 20 वर्ष से अंग्रेजी कानूनों की होली जलाया करता था। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन मैं सामूहिक रूप से 1950 से पहले जितने कानून होते थे उनको जलाता था। एक बार तो जलाते जलाते तिहाड़ भी चला गया था। धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, उन्होंने 1500 कानून खत्म कर दिए हैं, अंग्रेजी कानून अब तक। मेरा यह मानना है कि अगर भारत में राम राज्य की स्थापना करना है तो सबसे पहले हमें विदेशी सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। अगर यह पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है जो अंग्रेजों वाली आज भी चल रही है, तो अंग्रेजों को सजा क्यों नहीं हुई? इस देश में 47 से पहले
पीड़ित कौन थे? भारतीय। अत्याचार करने वाले कौन थे? अंग्रेज। किसी अंग्रेज को सजा हुई क्या? क्यों भाई? किसी भी कानून का नेट रिजल्ट यही होता है ना कि उससे हो क्या रहा है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, अगर खाना बढ़िया बन ही नहीं रहा है तो काहे के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अगर कानून ये वास्तव में बढ़िया था, ये पुलिस सिस्टम अच्छा है, न्यायिक व्यवस्था अच्छी है, जुडिशियल सिस्टम अच्छा है, तो फिर अंग्रेजों को सजा क्यों नहीं हुई? अरे और किसी को नहीं होती तो जिन लोगों ने जलियांवाला बाग कांड में अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, कम से कम उसको सजा हो जाती। जिन लोगों ने तिलक को मारा उनको सजा हो जाती। जिन लोगों ने लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा उनको सजा हो जाती। किसी को तो होती। कोई एक नाम बताइए जिसका अंग्रेज को सजा हुई हो। अंग्रेजों ने यह व्यवस्था हमारे लिए नहीं बनाई थी। अंग्रेजों ने यह व्यवस्था केवल और केवल अपने लिए बनाई थी। और यही कारण है कि आज की डेट में मुकदमों के फैसले तो हो रहे हैं लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। और मुकदमों के फैसले क्या स्थिति है? 5 करोड़ मुकदमे तो कोर्ट में पेंडिंग है। एक मुकदमे से एक परिवार अगर टेंशन में है तो इसका मतलब 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में जो तारीख पे तारीख जाता है उसी को टेंशन नहीं होती, उसकी पत्नी को टेंशन होती, उसके मां बाप को टेंशन होती है, अगर 2 बच्चे हैं तो उनको भी टेंशन होती है। तो एक परिवार में एवरेज 6 आदमी जोड़ लीजिए, यानी 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है, यानी एक अमेरिका के बराबर भारत में लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। भारत की जीडीपी बहुत तेजी के साथ न बढ़ने का कारण है हमारी घटिया न्यायिक व्यवस्था। लोग, बाहर के लोग पैसा लगाने में डरते हैं कि अगर मैं पैसा लगा दूं और कहीं मामला कोर्ट में चला गया तो 30-40 साल मुकदमा चलता रहेगा, तो क्यों लगाएंगे? यह सिचुएशन है। दिल्ली में रात को 2 बजे लोग घूमने से डरते हैं और दुबई में जाकर रात को 2 बजे घूमते हैं। क्यों? इसका मतलब दुबई में अपराध नहीं है, दुबई में खौफ नहीं है, दुबई में। और क्यों नहीं है? अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके एक कॉलेज के पास गया था। सिंगापुर में एक कॉलेज के पास 900 ग्राम गांजा लेके वो गया कॉलेज में सप्लाई करने के लिए। पकड़ लिया, 6 महीने के अंदर फांसी दे दिया। कितना गांजा? 900 ग्राम। सीधे डेथ, फांसी। दोबारा कोई वहां गांजा ले घूमेगा क्या? कोई घूमेगा? हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। नशा और अश्लीलता के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। जितनी तेजी के साथ नशा फैल रहा है उतनी तेजी के साथ अश्लीलता फैल रही है, जितनी तेजी के साथ अश्लीलता फैल रही है उतनी तेजी के साथ ड्रग फैल रहा है। स्कूल, कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सब कुछ होता रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है, आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। और जो फांसी नहीं हुई तो खौफ नहीं है। वैसे आप लोग वॉक करते हैं ना, मॉर्निंग वॉक? कौन कौन करता है? सब लोग करते हैं। आप लोगों के यहां शायद कुत्ते उत्ते नहीं काटते होंगे। दिल्ली में जितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं डंडा लेके चलते हैं। पर्पज क्या है? रोज कुत्ते को मारना थोड़ी है। पर्पज यह है, मेरे पास डंडा है, कुत्ता अपने आप दूर से आएगा नहीं। खौफ, डंडे का खौफ, चलाना नहीं है। इसमें दुनिया के 10 देशों के पास परमाणु बम है। कोई चला रहा है दूसरे के ऊपर? ना अमेरिका चला रहा है, ना रूस चला रहा है। कितने दिन से वो वहां वाला युद्ध चल रहा है? रूस और कौन सा देश है वो? यूक्रेन। परमाणु बम चलाया क्या? नहीं। परमाणु बम किस लिए? खौफ, डराने के लिए। अग्नि मिसाइल हमने बना रखी है 7,500 किलोमीटर मार करने वाली, चलाई क्या? खौफ। ब्रह्मोस बना रखी है, पनडुब्बी बना रखी है, चलाया क्या? नहीं। किस लिए बना रखा है? खौफ, डेटरेंट के लिए। ऐसे ही जो कठोर कानून बनाए जाते हैं ना, वो खौफ पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। राम राज्य तब आता है जब शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि वह व्यक्ति अंदर से ही संस्कारी हो, अंदर से उसकी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि वो अपने स्वधर्म का पालन करना शुरू कर दे। सब नर करें परस्पर प्रीति। लेकिन दंड व्यवस्था ऐसी हो कि अगर वो कभी अपराध करने के बारे में सोचे, गलती करने के बारे में सोचे,
तो 1000 बार वो सोचे कि अगर मैंने इसका किया तो मेरा क्या नतीजा होगा, फलाने आदमी ने किया था उसका क्या नतीजा होगा। दुर्भाग्यवश वो दोनों ही हमने बदलाव नहीं किया। न शिक्षा व्यवस्था हमने बदला, न दंड व्यवस्था बदला। तो आज की डेट में संविधान के प्रियम्बल में एक शब्द है सोवरेन, सबको आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल। संविधान में इंडिपेंडेंट शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो 1950 में हम क्या हुए? 26 जनवरी को सोवरेन हो गए, संप्रभु हो गए। एक होता है स्वतंत्रता, एक होता है संप्रभुता। सच्चाई तो यह है कि 75 साल के बाद भी हम अभी स्वतंत्र ही हैं, अभी संप्रभु हम नहीं हुए। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी की निशानी चल रही है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं। शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली, पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली, टैक्स व्यवस्था गुलामी वाली, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली, सब कुछ गुलामी का ही चल रहा है। हमारा सेल्फ अपना अभी तक आया ही नहीं। अब प्रयास हो रहा है, आप लोग थोड़ा उसमें और भी प्रयास करिए। आप लोग भी प्रयास करेंगे थोड़ा और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में डिमांड एंड सप्लाई होती है। जो आप मांगेंगे वो मिलेगा, जो नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। आप नशा तस्करों को फांसी वाला कानून मांगेंगे तो फांसी वाला कानून बनेगा, आप नहीं मानेंगे, आप वर्तमान से ही खुश हैं तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है, नहीं बदलेगा। अकेले अश्विनी उपाध्याय कहने से कुछ के उससे संभव नहीं है, जब तक कि पूरा समाज उसके लिए आगे आगे नहीं आएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा राष्ट्रहित में सोशल मीडिया का उपयोग करिए। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? काफी लोग यूज करते हैं, काफी लोग करते हैं। दिन में एक बार 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जाइए, कोई समस्या आपको दिखाई पड़े उसमें 5 बार वाई लगाइए, उसकी रूट काज एनालिसिस करिए, मूल कारण लिखिए, परमानेंट सॉल्यूशन लिखिए। 5-10 मिनट की बात है। और समस्या तो अखबार पूरा समस्याओं से भरा हुआ है। न्यूज़पेपर में समाधान होता है कि समस्या होती है? जोर से बोलिए जरा। समस्या। टीवी चैनल समस्या दिखाते हैं, समाधान समस्या। तो समस्या समझना है तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। वो टीवी वाले बता रहे हैं, अखबार वाले छाप रहे हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यार ये प्रॉब्लम यहां पे है, क्या पूरी दुनिया में है क्या? नहीं, पूरी दुनिया में तो नहीं है। तो फिर यही क्यों है? अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो 2 ही कारण हो सकता है, या तो डॉक्टर गड़बड़ या तो दवा गड़बड़ है। तीसरा कोई कारण तो नहीं हो सकता ना। बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो 2 ही कारण हो सकता है, या तो डॉक्टर गड़बड़ या तो दवा गड़बड़ है। तीसरा कोई कारण तो नहीं हो सकता ना। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर गड़बड़ है या दवाई गड़बड़ है। अच्छा, डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, दवाई अच्छी बुरी होती है। क्योंकि डॉक्टर शरीर में नहीं जाता, शरीर में तो जाती है दवाई, इंजेक्शन, वैक्सीन। तो वैसे ही सामाजिक जो समस्याएं हैं उसका इलाज केवल और केवल अच्छे नियम कानून से हो सकता है। राम राज्य की स्थापना करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जुडिशियल रिफॉर्म। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं कि एक प्रयास से कैसे कैसे चीजें बदलती हैं। मैंने 2016 में एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि एमएलए एमपी के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। गगोई साहब के यहां मैटर गया, बोले एमएलए एमपी के लिए क्यों बनाया जाए? हमने कहा साहब वो ऑनरेबल है, हर जगह वीआईपी व्यवस्था होती है, मंदिर में वीआईपी दर्शन होता है, ट्रेन में वीआईपी व्यवस्था होती है, हर जगह वीआईपी व्यवस्था होती है। और तो बोले पब्लिक सर्वेंट तो आईएएस आईपीएस भी होते हैं। हमने कहा वो पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन लॉ मेकर तो केवल एमएलए एमपी होते हैं, दे आर लॉ मेकर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाई जाए। आपके यहां भिवानी में बनी कि नहीं बनी सर? अभी तक नहीं बनी। तो एमएलए एमपी का मुकदमा नॉर्मल कोर्ट में चलता है, चल ही नहीं रहा है। अरे वाह, अच्छा हुआ एक जानकारी ये भी हुई है, अगले डेट में हम बताएंगे क्या हो रहा है इधर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, 2018 में 1 साल लग गया मुकदमा ट्रांसफर होने में। 2018 के बाद मुकदमा चलना शुरू हुआ,
2023 दिसंबर तक 350 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। और ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई जिनका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज सुनते ही नहीं थे। अतीक अहमद का जब मैटर आता था तो 6 महीने लंबी डेट देते थे। एक जज का जो कार्यकाल 3 साल का होता है तो 8-10 डेट देता था, उसका ट्रांसफर हो जाता था, 3 साल अपना पूरा करके निकल जाता था। अतीक अहमद का नाम सुना होगा आपने, इलाहाबाद के, उसका भाई अशरफ अहमद अतीक अहमद, स्वर्गीय नहीं, एमएलए एमपी कोर्ट बनी, अतीक अहमद अशरफ अहमद को सजा हुई। एमएलए एमपी कोर्ट बनी अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्दुल्ला अंसारी को सजा हुई। एमएलए एमपी कोर्ट बनी आजम खां, उसके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हुई। ये कुछ प्रोमिनेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं जो आपको मीडिया में दिखते रहते होंगे। 350 सांसदों को अब तक सजा हुई। सबसे इंटरेस्टिंग केस तो आपके हरियाणा के एक प्रसिद्ध नेता हैं, उनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला। सन 2000 में कुछ इधर उधर करके आए होंगे बनारस में, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। 2022 तक वो ठंडे बस्ते में था। 2022 में उनको राज्यसभा भेज दिया गया। जैसे राज्यसभा भेजा गया, उनका मुकदमा एमएलएमपी कोर्ट में चला गया। अब हर हफ्ते डेट लगती है, 2 डेट पे नहीं गए, कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर दिया। भागे भागे हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बोला भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करना है। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारा ही तो आदेश है। तो 2 भूतपूर्व कानून मंत्री, एक कानून मंत्री, एक गृह मंत्री उनके लिए खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, भूतपूर्व। तो उनको 15 दिन का टाइम मिला, बोले जाओ वहीं सरेंडर करो, आगे जो करना वहीं करो, इधर से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली। उस एमएलएमपी कोर्ट का नतीजा यह हुआ, 2019 में इलेक्शन के पहले मेरे पास 2 लोगों का फोन आया, बोले साहब धन्यवाद मुझे टिकट मिल गया। तो हमने कहा मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? बोले आप ही के कारण मिला है। तो हमने कहा क्या हुआ? वो बोले जिनको पार्टी ने टिकट दिया वो कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले क्यों? बोले जब टिकट पक्का हो गया, टिकट अनाउंस हो गया, तो अपने वकील से उन्होंने बात किया कि भाई देखो मेरा टिकट हो गया, मेरी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। वकील साहब ने बताया साहब आपके खिलाफ तो 42 मुकदमे हैं और 2018 से एमएलए एमपी कोर्ट फंक्शनल हो चुकी है और मुकदमे ट्रायल पे फंस जा रहे हैं। अब ऐसे आप बाहर रहोगे, आपका मुकदमा 30 साल चलेगा और आप एमएलए एमपी बन जाओगे तो 1 साल में आपका फैसला हो जाएगा। पता चला ऐसे तो आप आराम से, आपके मुकदमा खत्म होने से पहले आप ही खत्म हो जाओगे। और इधर चूंकि माहौल अच्छा था, 2019 का माहौल बढ़िया चल रहा था, जैसे आज का वाला माहौल चल रहा है। बोले साहब माहौल अच्छा है, आप जीत जाओगे पक्का, और जीतते ही 1 साल के अंदर आपको सजा हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। इसलिए बेटर ये होगा, उन्होंने पार्टी को बोला ऐसा साहब हम टिकट नहीं लड़ेंगे, हम सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं नाम नहीं बताऊंगा। 2 लोगों ने टिकट वापस किया। और कभी आप ध्यान से देखना, 2019 के बाद माफिया भी एंट्री नहीं कर रहे हैं। जिनके पहले वाले चल रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, वो तो अपना कैसे भी करके लड़ रहे हैं। नई एंट्री नहीं हो रही, माफियाओं की एंट्री नहीं हो रही है 2019 के बाद से, क्योंकि माफियाओं में खौफ हो गया। बोले अरे मुख्तार अंसारी भी गया, अफजाल अंसारी भी गया, आजम खां भी गया, अब्दुल्ला आजम भी गया, अतीक अहमद भी गया, अशरफ अहमद भी गया, 3-4 बिहार वाले भी गए, अरे बाकी तो छोड़ दो, वो तो बच गए। राहुल गांधी ने तो सजा हो गई थी कि नहीं? गुजरात वाली कोर्ट ने तो कर ही दिया, ऊपर वाले ने स्टे कर दिया, अलग बात है, लेकिन 1 साल के अंदर उनका भी मामला निपटा। तो आप जरा सोचिए, अभी केवल जस्टिस विद इन ईयर हुआ है किसके लिए? केवल एमएलए एमपी के लिए। तो इतना खौफ आ गया कि यार एक काम करो, जन सेवा करो, लेकिन चुनाव मत लड़ो, बाहर से जनता की सेवा करो, ठीक है? अगर पूरे देश में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, सबके मुकदमों का फैसला 1 साल में होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा?
खौफ पैदा होगा कि नहीं? लोग हेलमेट पहन के घूमेंगे, हेलमेट निकाल के घूमेंगे, जोर से बोलिए जरा। और हेलमेट पहन के घूमेंगे तो रोड एक्सीडेंट कुछ कमी आएगी नहीं डॉक्टर साहब? कमी आएगी। सीट बेल्ट लगा के घूमेंगे, निकाल के घूमेंगे। बोले यार सीट बेल्ट का मुकदमा गया, 1 साल के अंदर फैसला होगा, कायले से सीट बेल्ट पहन के रखो। ये लेखपाल, कानूनगो, पटवारी, थानेदार, हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, जब खौफ पैदा हो जाएगा कि पैसा लिया तो साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाएगा। पैसा लेने से डरेंगे कि नहीं डरेंगे? डरेंगे। हमारे साथ क्या हुआ, हम लोगों ने, खासतौर पे हमारे नौकरशाहों ने, जो सरकार को चलाते हैं, एक्चुअल सरकार तो आईएएस चलाते हैं, मंत्रियों को इतनी समझ नहीं है डिपार्टमेंट कैसे चलाना है। जैसे डॉक्टर साहब का डिपार्टमेंट है, वो जो हेल्थ सेक्रेटरी वही चलाता है, मंत्री को क्या पता। हाँ, अगर डॉक्टर मंत्री भी डॉक्टर है तब तो फिर भी थोड़ी समझ होती। कई बार तो ऐसे होते हैं वो उनका दूर दूर का रिश्ता नहीं, फिर भी स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। चलाता कौन है? ये जो बाबू हैं, अपना जब घर बनवाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। अपना घर बनाना होगा, 10 नए घर देख के आएंगे और उसमें किसी एक के घर की नकल भी नहीं करेंगे। एक के घर के ड्राइंग रूम की नकल, दूसरे घर के बेडरूम की नकल, तीसरे घर की बाथरूम की नकल, सबकी नकल करके अपना घर सर्वोत्तम घर बनाएंगे। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है तो चुपचाप कमरे में बैठे बैठे बना देते हैं। ये नहीं देखते ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, नहीं देखते। अपना डेटा सुरक्षित रहे, हमारा मोबाइल कोई हैक ना कर पाए, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट कोई हैक ना कर पाए, ईमेल हैक ना कर पाए, इसके लिए अमेरिका का आईफोन यूज करते हैं। लेकिन देश सुरक्षित रहे, इसके लिए कभी यह नहीं एग्जामिन करते कि अमेरिका में चल क्या रहा है, चीन में चल क्या रहा है, चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, चीन में संदेश खाली क्यों नहीं होता, जापान में हल्द्वानी क्यों नहीं होता, भारत में क्यों हो रहा है, क्या सोल्यूशन क्या है। घूसखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर 10 से 20 साल की सजा मिलना शुरू हो जाए, घूसखोरी बंद होगी कि नहीं होगी? जरा जोर से बोलिए। माओवादियों, नक्सलियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर 20 से 50 साल की सजा देने के लिए कानून बन जाए, उनको सजा मिलना शुरू हो जाए, माओवाद नक्सलवाद खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और उनके सहयोगियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बन जाए, धर्मांतरण रुकेगा कि नहीं रुकेगा? घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, कठोर कानून बहुत पावरफुल होता है। दुर्भाग्यवश 75 साल में राजेश भाई आज तक किसी की नागरिकता नहीं खत्म हुई। आज तक किसी जासूस की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी गद्दार की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी आतंकवादी की नागरिकता नहीं खत्म हुई, बलात्कारी की नागरिकता नहीं, किसी की नागरिकता खत्म ही नहीं हुई। हमने कानून ही नहीं बनाया ऐसा। जो 1955 में नेहरू जी बना के गए वो भी महाघटिया है। घुसपैठियों को नागरिकता मिलती है, नागरिकता जाती नहीं किसी की। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि जस्टिस विद इन ईयर, अगर 1 साल के अंदर न्याय शुरू हो जाए तो अधर्म का नाश होना, और अधर्म का नाश होगा तो राम राज्य आएगा। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।